देखिए मॉड्यूलरी ग्रोथ, ठीक है, बहुत सारे मेटामर जब रिपीट होते रहेंगे, जैसे एक पौधा था, ठीक है ना, वो हुआ तो उसमें क्या है, यहाँ भाई इस तरीके से उसमें शाखन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें यहाँ ये पर्व हो गया, ये पर्व संधियां हो गई, इन दोनों के बीच में ये पर्व होता है, और ये जो है वो पर्व संधि होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ फिर यहाँ से ऐसे पत्तियां उग गई उसमें, है ना, लीफ वगैरह उग गई, तो ये सब चीजें, यहाँ नई कलिका आ गई, ये नई शाखा बनने के लिए तैयार हो गई, फिर इसमें यहाँ से फूल बनने की व्यवस्था बन गई, इसमें ऐसे फूल बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो उसे अभी कलिका ही बनी है, पूरा फूल नहीं बना है, तो वो सारी चीजें मेटामर होंगी, ऐसी चीजें रिपीट होंगी, यहाँ पर भी तो फूल बनेगा, फिर यहाँ पर भी बनेगा ऐसे फूल वगैरह, तो वो सब क्या हो जाएगा, फिर पूरा पेड़ जो वो मॉड्यूल बोला जाएगा। तो इस तरीके से मेटामर, मॉड्यूल, ये सारी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। जैसे कोई कच्ची कलिका है, वृद्धि करके एक प्रमुख शाखा बन सकती है, ठीक है, या इसका विकास किसी छोटी और स्पष्ट शाखा के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। पुष्प में विकसित हो जाए तो कभी कभी ये प्रसुप्त अवस्था में भी रह जाती है, यानी कि आप आगे पढ़ोगे ससीमाक्षी और असीमाक्षी प्रकार का सिस्टम, ठीक है ना, पुष्प क्रम जो होता है, पुष्प बनने के बाद पौधे की वृद्धि रुक जाए तो ससीमाक्षी पुष्प क्रम, और वृद्धि होती रहे तो असीमाक्षी, ठीक। तो मूल तंत्र की बात करते हैं, ऐसा ही मूल तंत्र में भी होता है, ठीक है, जैसे कि एक मुख्य मूल होती है, वो प्राथमिक जड़ बोली जाएगी, ठीक है ना, उसमें वातरंध्र मूल भी होती है, कुछ वायवीय जड़ें भी होती है, यानी कि आपने पढ़ा होगा ना, कुछ जड़ें फोटोसिंथेसिस वगैरह भी कर देती हैं, जैसे कि ट्रापा, ट्रापा मतलब सिंघाड़ा, सिंघाड़े की जो बेल है उसके अंदर जो जड़ है वो क्या कर देती है, फोटोसिंथेसिस कर देती है। दूसरी चीज, उन जड़ों के अंदर क्या होगा, अगर उनके अंदर बाउंसी कंडीशन है, यानी कि कोशिकाओं के बीच में एयर स्पेस है ना, वायु है, तो उस स्थिति में वो क्या बोली जाएगी, वायु होने की वजह से वातरंध्र वाली स्थिति हो गई, बाउंसी हो जाएगी, तो वो तैरने में सहायक होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग पौधों में अलग अलग सिस्टम, यानी मूल तंत्र की बात करें तो एक तो होगी मुख्य जड़, और मुख्य जड़ से क्या होगा, कुछ पार्श्व जड़ें निकलती हैं, ठीक, वो पार्श्व जड़ें क्या करेंगी, फिर आगे शीर्ष विद्युतक को भी कई बार वो प्रभावित कर देती हैं, ठीक है ना भाई, पौधे की एनर्जी कहाँ लग रही है, तो शीर्ष वाली ही निकल रही है तो शीर्ष प्रभाविता बोलेंगे, और प्राथमिक मूल की शीर्ष प्रभाविता प्रथम श्रेणी की पार्श्व मूलों के प्रतिरूप को, प्रथम श्रेणी की पार्श्व मूलों की शीर्ष प्रभाविता निर्धारित होती है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, पार्श्व मूलों में हर क्रम में व्यास लगभग आधा होता चला जाएगा, यानी कि जड़ के अंदर फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से शाखन होने लग जाएगा, जैसे ये जड़ है, ठीक है, तो ये हो गई मूल जड़। मूल जड़ के बाद इससे क्या हुआ, यहाँ से दूसरी शाखा निकल गई, ये लो साहब, दूसरी शाखा निकल गई, दूसरी से फिर तीसरी निकल गई, तो तीसरी, या ऐसा हुआ कि ये यहाँ बीज था, इससे ये तो ऊपर बना, यहाँ से बनने लगा, तो पहली वाली शाखा ही पता ही नहीं चला उसे कि उसी से दो निकल गई, दो से फिर तीन निकल गई, ऐसे, यानी प्राथमिक कौन सी है ये पता ही नहीं चल पाया, समझ आ गई बात। फिर इससे और भी, तो क्या होगा, इसके आधा व्यास इसका होगा, इससे भी आधा इसका, इसका भी आधा आधा, तो इस तरीके से धागे जैसी शाखा, ऐसा लगता है जड़ जो है बिल्कुल, इमली के पेड़ में आप देखना जो रूट है ना, वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है, धागे जैसी, कई बार दूर दूर तक, यानी कि जड़ यहाँ से दूसरा, जैसे हो गई मुख्य मूल, मुख्य मूल से पार्श्व मूल निकली, पार्श्व शब्द का मतलब होता है बगल में, तो वो इसके व्यास की आधी होगी, इससे फिर दूसरी जो तीसरी निकलेगी वो क्या होगी, इस दूसरी वाली से जो तीसरी निकली वो इस दूसरी की भी आधी होगी, तो इस तरीके से पतली होती चली जाती है, और इस प्रकार मूल तंत्र का विकास होता है, ठीक है। एक प्रारूपिक पौधे के रूप में बात करें तो कई बार हम सरसों का पौधा सबसे बेस्ट फेवरेट एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट सबसे बढ़िया सरसों के पौधे के हिसाब से। सरसों की फैमिली कौन सी है, सरसों का साइंटिफिक नेम और सरसों की फैमिली बताइए, आप लोग फर्स्ट पेपर पढ़ चुके हो, ठीक है, प्रियंका एंड सविता। और नई एंट्री क्या है, के पोइज के कपिल तो लास्ट टाइम था, एनीवेज, तो आगे बताइए भाई, सरसों के पेड़ की साइंटिफिक नेम क्या है और उसका सरसों के पौधे का फैमिली कौन सी है, ठीक है ना, फैमिली और उसका साइंटिफिक नेम, दोनों चीजें बतानी है आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका चित्र बना देती हूँ मैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग नाम ढूंढ के लाओ। जब तक फैमिली बतानी है, फैमिली कौन से कुल में आता है सरसों का पौधा? ये जड़ हो गई, ठीक है ना। जड़ के बाद भाई साइंटिफिक नेम कैसे भूल जाते हो आप लोग, या फिर जवाब ही नहीं देना है, ये बात तो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं ये पूछ रही हूँ कि सरसों का वैज्ञानिक नाम बता दो और सरसों का जो फैमिली है, कुल है, वो बता दो। सबसे पहले यही बताया था, ठीक है। कम से कम साइंटिफिक नेम। वेरी गुड, सविता ने आंसर दिया, ठीक है ना। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी तो फैमिली का नाम है। वेरी गुड बेटा जी। अब ऐसा करो, इसका साइंटिफिक नेम और बता दो बस, ठीक है ना। ब्रेसिकेसी फैमिली होती है या फिर क्रूसीफेरी, एक ही है दोनों, है ना। या तो ब्रेसिकेसी लिखो या क्रूसीफेरी लिखो, ठीक है। उसके बाद इसकी पत्तियां होंगी, पत्तियों के बाद इसमें पुष्प होंगे, ठीक है ना। हालांकि इसकी पत्ती की एक विशेष संरचना ये होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा चौड़ी सी अलग प्रकार की पत्ती होती है इसकी सरसों की, ये बात खास है, ठीक है। और जो पत्ती होगी वो कैसी होगी, यहाँ से, और फिर ये कटी फटी होगी, ये स्थिति में होती है, ठीक है। तो पत्ती के बाद क्या होगा, इसमें शाखन होगा, तना होगा, इस तरीके से इसमें एक शाखा अलग से आ गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर इस तरीके से ये एक फली जैसी निकल जाती है ना। और फिर ऊपर उसमें ऐसे फूल होगा, इसमें 2 पुंकेसर बड़े और 4 जो है वो छोटे होते, ठीक है ना। ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस होता है बेटा, ठीक है ना। देखो, ब्रेसिकेसी कैंपेस्ट्रिस साइंटिफिक नेम नहीं लिखोगे आप, क्योंकि जहां ब्रेसिकेसी शब्द आ गया इसका मतलब तो आप फैमिली बता रहे हो। केसी जैसे एल्स कहीं आ गया ना पीछे किसी में, एल्स लगा मिला आपको, जैसे रोडेल्स है ना, रोजेल्स, तो उस एल्स का मतलब होता है आप गण को डिफाइन कर रहे हो। ब्रेसिकेसी शब्द आने का मतलब है आपने फैमिली बता दी, तो गलत हो जाएगा। तो एसी वर्ड नहीं लगाना है, केवल ब्रेसिका और फिर कैंपेस्ट्रिस, ठीक है। ये जो लास्ट की स्पेलिंग है ना, CEAE, ये यूज नहीं की जाती, ओके फाइन। तो इस तरीके से आगे क्या हो जाएगा, उसमें फूल आ जाएंगे ऐसे बहुत से, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। तो अब इस सरसों की बात करें तो उसमें क्या हो गया, हो गई पत्ती, ये क्या हो गई कलिका, ये क्या हो गया पुष्प, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, ये फूला हुआ होगा ना थोड़ा सा ये, तो ये क्या हो जाएगा पर्व संधि। यहाँ यहाँ बनाते हैं अच्छे से, पर्व
संधि, ये क्या हो गई पर्व, और ये क्या हो गई जड़, और ये पार्श्व जड़। मतलब पार्श्व मूल और इसके अलावा क्या होती है मुख्य मूल, उसको क्या कहते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़, ठीक है। ये जो हुआ वो क्या है तना, ठीक। यहाँ कई बार इधर भी मिलती है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो उसे भी क्या बोलते हैं नोड या पर्व संधि बोलेंगे। और इधर ये क्या हो गई शाखा, ठीक है। चौक चेंज करनी पड़ती है। क्या हो गई शाखा हो गई, ठीक है। इस तरीके से पौधे की एक प्रारूपिक संरचना हो जाती है, ठीक है। पत्ती हो गई, पत्तियों के लगने का क्रम फाइलोटैक्सी बोला जाता है। पर्ण विन्यास, ठीक है। पुष्पों के लगने का क्रम पुष्प क्रम बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पुष्प जो है ना वो बहुत सारे एक साथ लग रहे हैं या किस क्रम में लग रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज पुष्प जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है एक पौधे की सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक संरचना अगर किसी पौधे की है तो क्या होती है उसका पुष्प होती है ज्यादातर, है ना। फिर उसमें फल आएगा तो फल किस प्रकार का है, कैप्सूल है या क्या है। जैसे बात करें तो सरसों में कैप्सूल प्रकार का उगता है ना, बंद एकदम फली। और अंडाशय जो होगा इसका वो पटयुक्त होगा। पट को क्या कहते हैं रेप्लम। और ये कैसा होता है कूट, यानी कि झूठा होता है, पूरी तरीके से पट विभाजन नहीं होता है, तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग उसे बोला जाता है पट विभाजन को कूट पट या रेप्लम या फॉल्स सेप्टम, ठीक है। पुष्प जो होते हैं सरसों के फूल में पीले रंग के होते हैं। और बीज पत्रों में तेल संग्रहित रहता है, तो तेल जब पीस दे उसको पीस देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग तेल निकल जाएगा, है ना, सरसों के बीज में से। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे कि किसी पुष्पधारी पौधे की आधारभूत शारीरिक संरचना से क्या तात्पर्य है बताइए। या फिर पूछ लेते हैं सरसों के पौधे की आधारभूत संरचना बताइए, ठीक है ना। पादप का परिवर्धन एवं प्रारूपिक वृद्धि का मतलब बताइए, मेटामर क्या है वो बताइए। तो कोशिकाएं जब विभाजित होंगी तो पौधे की पत्ती वगैरह संरचनाएं बनाएंगी, उसे क्या बोलेंगे मेटामर। और बहुत सारे मेटामर संग्रहित होकर के क्या बना देते हैं मॉड्यूल, ठीक है ना। इस तरीके से कई बार प्याज का पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या था डाइकॉट था ना, द्विबीजपत्री। इसी तरीके से एक बीजपत्री का भी कई बार पूछ लिया जाए तो वो बता देते हैं, ठीक है ना। प्याज की पत्तियां जिन्हें क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में फालर, हरे रंग की होती है ना वो, और उसका तना ज्यादा बड़ा नहीं होता है। यहाँ हो गई जड़, ये ठीक। जड़ के बाद ये हो गया तना, और तने के बाद ये सीधे शुरू हो जाती हैं पत्तियां। ठीक है, प्याज में यही कंडीशन देखने को मिलती है। और पत्तियों के बाद फिर इसके अंदर क्या होगा, इसका जो पुष्पक्रम होगा वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा इस तरीके से जड़ तना पत्ती, यानी तना इसका बहुत छोटा सा होता है। ये हो गया जमीन।
प्याज का साइंटिफिक नेम और इसकी फैमिली और बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना। प्याज का साइंटिफिक नेम और इसकी फैमिली। तो ये क्या हो गया तना, ये क्या हो गया इसकी पर्ण या पत्तियां, और ये पूरा क्या हो गया पुष्प, और ये पूरा क्या हो गया पुष्प क्रम, ठीक है ना। तो प्याज का साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये प्याज का पौधा है, ये क्या है सरसों का प्रारूपिक पौधा। ठीक है ना, ये सरसों का प्रारूपिक पौधा हो गया। और वो प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, और उसकी फैमिली, क्यों अलग अलग लिखवाए हैं। प्याज क्या है, एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री, और सरसों क्या है द्विबीजपत्री। छोटी छोटी फली होगी, इसके अंदर ऐसे बीज होते हैं, है ना। तो प्याज का साइंटिफिक नेम बताइए और प्याज की फैमिली बताइए, उसके बाद फिर आगे पढ़ा दो। लिलिएसी फैमिली, वेरी गुड। प्रियंका ने, अच्छा ये सही है, एक बार सविता जवाब देगी, अगली बार प्रियंका जवाब देगी, वेरी गुड। लिलिएसी फैमिली है ना। साइंटिफिक नेम क्या हो गया, एलियम एलियमसीपा। एनीवेज, तो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, आवृतबीजी पौधों में विविधताएं क्या क्या होती है। देखो, कुछ पौधे होंगे जो कायिक वृद्धि करते हैं, मतलब कायिक जनन होगा जिनके अंदर। दूसरा होगा जिसके अंदर जनन जो होगा वो जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव प्रकार का, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, जनन अंग होंगे। जनन अंग का मतलब जायांग और पुंकेसर होंगे, लेकिन सब में जायांग और पुंकेसर जरूरी नहीं है। किसी में कली, जैसे पत्थर चट्टा का पौधा है तो उसमें कली से ही वो पेड़ जो पत्ती होती है वही निर्माण कर देती है नया, ठीक है ना। जैसे गुलाब का पौधा है तो गुलाब के पौधे के अंदर क्या होता है, गुलाब में गुलाब की कलम से लगाते हैं, मतलब तने से वृद्धि होती है, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग। फिर उसके बाद उनके आवास में विविधता होगी, ठीक है। कोई जलीय आवास के हैं, कोई स्थलीय आवास के हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनके आवृत बीजों की बाह्य आकारिकी में अंतर होगा, कोई शाखा युक्त होगा, कोई शाखा युक्त नहीं होगा, किसी में शाख होगा, किसी में काष्ठ स्थिति होगी, छुप झाड़ियां होंगी, कुछ बड़े बड़े वृक्ष होंगे। फिर वृक्षों में दो तरीके के हो जाते हैं, एकल शाखी मतलब एक ही शाखा है, कुछ में बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है ना। हाँ, एलियम सीपा, वेरी गुड। अब बच्चे अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कठलताएं वगैरह होंगी। तो इस तरीके से फिर हम आगे पढ़ेंगे। कुछ पौधे आवृत बीजियों में कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल का क्या होता है, दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाती है और सारा खाना उनका खा जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ पौधे होते हैं, जैसे कुछ पौधे, बांदा का पौधा होता है लेरेंथस, ठीक है ना। लॉरेंथस का पौधा बांदा बोला जाता है। वो क्या करता है, आंशिक स्तंभ परजीवी है, यानी कि उसमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं और चूसकांग भी होते हैं। मतलब भोजन तो अपना खुद बना सकता है, लेकिन पोषण खनिज वगैरह नहीं कर सकता, तो इसलिए पोषण के लिए वो दूसरे पौधे पे चढ़ जाता है तने से। जाइलम फ्लोएम, किसी पौधे में जाइलम फ्लोएम में खनिज लवण जा रहे होंगे, उन्हें वो ग्रहण कर लेगा, मतलब खाना अपना खुद बनाएगा, लेकिन मटेरियल जो है किससे लेगा, दूसरे पौधे से। तो आंशिक। कुछ है जो पर्ण मूल परजीवी हैं, जैसे कि स्ट्राइगा, रेफ्लिसिया। सुन लो भाई, रेफ्लेशिया एनेरोल्डी का पौधा काफी बड़ा होता है, सबसे बड़ा पुष्पक्रम अगर है तो उसी क्या है। 5 साल के बच्चे उस पुष्प के
टोकरी में बैठ करके, पुष्प को तोड़ के नहीं बनाई है, वो है ही इतना बड़ा कि उसकी स्थिति ऐसे है। पुष्प क्रम यानी कि ये तो हो गए सहपत्र, यहाँ पर होंगे ऐसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जायांग वगैरह। 5 साल के बच्चे इस हॉलो एरिया में बैठ के झूला झूलते हैं, इतना बड़ा फूल होता है, ठीक है। 5 साल के बच्चे इसके बीच में बैठ करके झूला झूलते हैं इस स्थिति में, ठीक है। ये विदेशों में पाया जाता है, क्या नाम है, रैफ्लेशिया एनारोल्डी। इतना बड़ा सा पुष्प होता है, लेकिन ये बदबूदार होता है, थोड़ा ज्यादा अच्छी खुशबू नहीं आती है इसमें से, ठीक है। पर बच्चों को तो झूला ही तो झूलना है ठीक है ना। तो इसकी लताएं जंगल में पाई जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प जो है 8 किलो उसका वजन और 1 मीटर का व्यास है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मैं कल पूछूंगी आप लोगों से फिर से, ठीक है ना। बाकी की कहानी